everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome to our today's video। तो फिजिक्स क्लास 10th में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे फॉर्मूलाज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। हमारे दो ही चैप्टर्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट में भी हमें पता है एक पोर्शन में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें आते हैं सारे मिरर के फॉर्मूलाज, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, जहां पे सारे लेंस के फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मिरर से। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जिंदगी में सबसे पहले हमने ऐड करना ही सीखा था, सब्ट्रैक्शन हमने बाद में सीखा था, है ना। और सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला को ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ठीक है। एफ क्या है? फोकल लेंथ, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप कोई सा भी लेंस ले लो, मिरर ले लो, जितने भी डिस्टेंसेस हमारे लेफ्ट साइड को आते हैं वो होते हैं नेगेटिव, जो भी डिस्टेंसेस राइट साइड को आते हैं वो सारे होते हैं पॉजिटिव, जो भी ऊपर को आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो सारे होते हैं पॉजिटिव, और जो भी आते हैं नीचे को वो सारे होते हैं नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कब हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, एंड सो ऑन, ठीक है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है हम लेफ्ट में ही रखते हैं, इसीलिए यू हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। कई बार हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाता है और क्वेश्चन में तो हमें फोकल लेंथ यूज करनी है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे जो फोकल लेंथ है वो आधी हो जाएगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि कितना मैग्नीफाई हो गया है, बड़ा हो गया है विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, या फिर वो कितना छोटा हो गया है। तो यानी कि जो हाइट है हमारे इमेज की एंड जो हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की, उन दोनों का हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं। ऊपर आती है इमेज, क्योंकि हम देख रहे हैं ना जो इमेज हमें मिल रही है वो बड़ी है या छोटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो h2/h1 यहाँ पर आता है। एंड जब हम मिरर की बात करते हैं सो इट इज इक्वल्स टू -v/u, यानी कि हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के फॉर्म में भी मैग्निफिकेशन को समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ना, तो विच मीन्स यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब जो हाइट है इमेज की वो बड़ी होगी, विच मीन्स मैग्नीफाई हो गई ना इमेज, तो विच मीन्स m विल बी ग्रेटर देन 1 जब हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज है। इक्वल कब होगा? देखो जब हमारे पास ये भी 10 है ना, तो दोनों इक्वल है तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा ना। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है कि हमारे पास सेम साइज है, ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? h2 जो है h1 से छोटा है, तो यानी कि हमें डिमिनिश्ड इमेज उस केस में मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि छोटू सी। एंड इसके अलावा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? देखो बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो। हमने कहा h2/h1 है, मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे आपको पॉजिटिव लेने हैं हाइट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक इरेक्ट इमेज है, ठीक है, इरेक्ट है यानी कि ऊपर को ही बनेगी, है ना, तो h2 कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और h1 तो हर केस में पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव, यानी कि इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। बट अगर हम बात करें किसकी? एक रियल इमेज की। मोस्टली हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो जब हम इन्वर्टेड इमेज की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उल्टी हो गई, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो h2 है वो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे h2/h1, h2 हो गया नेगेटिव, पर हमने कहा h1 तो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। तो यानी कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान देनी है, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट मिलेगी, 1 है तो क्या मतलब है? ग्रेटर देन 1 है, या फिर लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो फिर आई होप यार ये वाले फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए। अब आ जाते हैं लेंस पे। तो मिरर में क्या था? यहाँ पे प्लस का साइन था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, तो वहां पे स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा साइन आई होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं तो ये कांस्टेंट के इक्वल आता है, और वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। यानी कि अगर जो लाइट है वो मान लो एयर से ग्लास में जा रही है, तो विच मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास का होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू c बाय v। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है हर केस में एयर या वैक्यूम से ही उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट जा रही है। पर अगर मैंने 1 and 2 लिखा है, इसका मतलब है दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर से लाइट जा रही है ग्लास में। ठीक है, तो यानी कि वाटर में क्या स्पीड है लाइट की, हमने कहा v1, ग्लास में क्या है, हमने कहा v2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो v1 अपॉन v2 होता है। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, एंड हमें पता है c इक्वल्स टू f लैम्डा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने कहा चेंज नहीं हुई, तो विच मीन्स v1 इक्वल्स टू f लैम्डा 1 और v2 इक्वल्स टू f लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करूंगी तो देखो f और f कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया रेशो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, आई होप यार ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आए। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एयर या वैक्यूम से ही लाइट ट्रैवल कर रही है, और आपको पता है एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है, मतलब वही है कि हमारी जो इमेज का हाइट है और जो हमारे ऑब्जेक्ट का हाइट है, उन दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं। पर यहाँ नेगेटिव साइन आया है ना, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन आ गया है। ठीक है, चलो उसके बाद पावर ऑफ अ लेंस हम कैसे निकालते हैं, तो पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पर यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी है कि फोकल लेंथ मीटर में ही हमेशा आपको लेनी है, तभी जाके पावर जो है वो आएगी डायोप्टर में। ठीक है, जैसे कि मान लो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो आप इसको पहले चेंज करोगे, कैसे करते हैं, 20/100 इतना मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर। तो पावर निकालोगे सो 1/0.2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू N × E, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है या फिर प्रोटॉन पे है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। n हमेशा एक इंटीजर ही होगा, ये कभी भी फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती है, यानी कि n क्या है हमारा, नेगेटिव में इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके अलावा हमारा पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक, पर ये इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I से इसको डिनोट करते हैं, इट इज Q/T, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकेंड, क्योंकि Q की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो कूलम पर सेकेंड, या फिर इसको हम कहते हैं एम्पियर, इसीलिए यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए भी हम एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद V क्या है, सो इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को लेके जाने में आपने कितना काम करा, वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला सेम रहता है, तो यूनिट क्या हो गई, इसकी होती है जूल, सो जूल पर कूलम, या फिर इसको हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ओम्स लॉ से हमने देखा कि जो I है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा करंट भी यहाँ पे फ्लो करता है। तो यहाँ पे से फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल्स टू IR, या फिर R इक्वल्स टू V/I, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमने कहा वोल्ट और इसकी यूनिट है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हम कह देते हैं, पर हम ओम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है हमारे ओम का साइन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस है उसी का एक और फॉर्मूला भी होता है, R इक्वल्स टू ρ × L/A, जहां पे L क्या है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस भी कंडक्टर की बात हो रही है उसका। ठीक है, ρ क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल पे डिपेंड करती है, ये लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे से देखो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इंटू ए बाय एल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो ये आ गई हमारे पास ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया है तो हमारे पास क्या चीज सेम रहती है, आई, करंट यहाँ पे सेम रहता है और फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल रेजिस्टेंस का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हमने पैरेलल में जोड़ दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट अलग अलग हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है फॉर्मूला 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। जितने भी हमने पैरेलल में जोड़े हैं उनको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो मैं W को V इंटू Q लिख सकती हूँ और अभी मैंने कहा I इक्वल्स टू Q बाई T होता है ना, तो Q इक्वल्स टू IT में लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता है जो वर्क डन है इसी को तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यही मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट के हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं। पहला तो हमने कहा VIT, फिर ओम्स लॉ से आप V और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है ना, तो यहाँ पे से I इक्वल्स टू V अपॉन R आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने V इक्वल्स टू IR पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक हीट के या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं पावर पे। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट जिससे एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला होता है W बाई T, हमने कहा वर्क डन ही तो एनर्जी है, सो इट इज एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो क्या करना है, सिंपली एनर्जी के जो भी फॉर्मूलाज थे उनको टाइम से डिवाइड करना है ना, तो क्या बचेगा, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर इंटू R। तो ये हमारे पास पावर के फॉर्मूलाज इधर पर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पर से एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी हमें दिख गया ना, विच इज पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 1 किलोवाट आवर का। हमारे घर में जो भी बिल बनते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से बनते हैं और वो जो 1 यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पावर की यूनिट हो जाएगी किलोवाट और टाइम की क्या है, घंटा, तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आ गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट इंटू सेकेंड, और ये ही क्या होता है, जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतना जूल। ठीक है, तो आई होप यार ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं। ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए है तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। नोट्स की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से जाके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए है तो सिंपली कॉमेंट सेक्शन में बता दो। सो दैट इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम।